तो आज मतलब इशात के साथ जुड़ के काफी अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं इशात। मैं मतलब 5 मिनट पहले ही हम लोगों ने ये सेशन ज्वाइन कर लिया था, तो काफी क्वेश्चंस ज्योग्राफी ऑप्शनल पे देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इशात, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग योर टाइम, और आज अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं इशात। तो पहले आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एवरीवन नो अबाउट यू, फिर भी आप लोगों के आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं हिंदी में भी बात कर लूं, आई थिंक हिंदी। यस यस यस, बाइलिंगुअल। अच्छा। सो माय नेम इज यशार्थ शेखर। दिस ईयर आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 12 और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इसके पहले वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो दैट इज अ वेरी क्रैशिंग थिंग। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हुआ, आई वेंट टू द इंटरव्यू स्टेज और उस साल मेरे मार्क्स थे टोटल 931 और मेरा मतलब कट ऑफ था 944, सो आई मिस्ड द फाइनल लिस्ट बाय 13 मार्क्स। इस साल मेरा मार्क्स है 1025 एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 12। मेरा अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो एज फार एज ग्रेजुएशन इज कंसर्न्ड, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बैचलर्स in arts in economics honors from St. Stephen's College. I graduated in 2018 and I'm preparing for the last 4 years since then. And उसके पहले मेरा क्लास 10th हुआ था from CMS Lucknow, City Montessori School Lucknow. Class 11th and 12th I did humanities from La Martiniere College Lucknow. But before that, since my father is in a transferable job, तो बहुत सारे districts में, I am from Lucknow, UP. सो मतलब यूपी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में रह के मैंने अपनी स्प्लिंटर्ड एजुकेशन कंप्लीट करी। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम मैं बिजनौर में रहा हूँ, कुछ टाइम मैं गाजियाबाद, इनफैक्ट वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ गाजियाबाद, वेयर आई वाज स्टेइंग ऑल थ्रू माय प्रिपरेशन फेज एंड वेयर आई वाज स्टेइंग ड्यूरिंग द फेज ऑफ माय ग्रेजुएशन। मैंने यहाँ से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट किया है अपना। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आई डिड फ्रॉम गाजियाबाद ओनली। उसके बाद मैं चला गया था बिजनौर, then I went to मैनपुरी के बाद I studied in लखनऊ। उसके पहले बहुत मतलब जो नर्सरी वर्सरी होते हैं मैंने वो किया था प्रतापगढ़, सिटी इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूपी, समवेयर अराउंड दैट। सो ऐसे ही मेरी स्प्लिंटर्ड एजुकेशन रही है, बट आई हैव ऑलवेज हैव दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। वीडियो को पूरा देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए मैं सब लोगों के साथ जुड़ा हूं। ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, हम लोग आप लोगों के लिए एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आए हैं। यहाँ इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोगों को पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, एमसीक्यूज वगैरह सॉल्विंग के लिए आपको डाटा मिलेगा, डिटेल प्लान मिलेगा, मोटिवेशन सेशंस भी रहेंगे, स्ट्रेटेजी वीडियोस भी रहेंगे, और हम आपको टॉपर से कनेक्ट भी करेंगे। अभी तक हम मतलब बहुत सारे टॉपर से आप लोगों को कनेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अगर आप इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर लें और वहां पे आपको डिटेल जो है मिलती रहेगी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम को, जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जिन लोगों को एग्जाम कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, और क्या क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज होना चाहिए, कैसे एग्जाम के प्लान बनाएं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं। तो अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम से आज ही जुड़े। तो मैंने जब मुझे पता था क्लास 10th में ही मुझे पता था कि आई वांटेड टू बी सिविल सर्वेंट, सो मैंने क्लास 10th में ही, जब लोग आज तो मेरी समझ से कई लोग ज्यादा लेने लगे हैं ह्यूमैनिटीज आफ्टर 10th एंड दे बिगिन टू गिव इट अ सीरियस थॉट, पर मेरे टाइम पे ऐसा था कि वेरी रेयरली, और जब मैं अपना वेरी रेयरली पीपल चोज ह्यूमैनिटीज इन क्लास 11th एंड 12th। एंड आई रिमेम्बर जब मैं गया था अपने स्कूल तो लमाटनिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि साइंस क्यों नहीं लिया, बिकॉज आई हैड डिसेंट इनफ स्कोर इन क्लास 10th, आई हैड 96.4% और 2% इन माय क्लास 10th। So a lot of people question कि यार मैथ्स क्यों नहीं लिया। मेरे मैथ्स हमेशा ठीक ही था, मेरा मैथ्स कभी बैड नहीं रहा। इनफैक्ट आई हैड 100 out of 100 इन क्लास 12th, मेरे पास था क्लास 12th में मैथ्स, तो आई वाज नेवर बैड एट मैथ्स। तो मैंने चॉइस से लिया था क्लास 12th में मैथ्स, सो आई हैड सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, आई थिंक देयर वाज आल्सो मैथ्स,
So these were subjects, मेरे 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट्स तो यही थे. तो I had a decent command over math, so it was never a problem of what to study, what not to study. But since I always had this thought कि यार UPSC में एग्जाम देना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मैंने अपना ह्यूमैनिटीज ले लिया था क्लास 11th में. सो अब आपको उसी हिसाब से, मतलब इफ यू नो व्हाट यू वांट टू डू, इवन अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये करना है लाइफ में, तो आपका जो फोकस हो जाता है, इट बिकम्स वेरी अनडिवाइडेड. तो आपको पता है कि हमको इसी रास्ते में जाना है. दिस इज गोइंग टू बी आवर गोल, दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव इन आवर लाइफ. सो उसी तरीके से मैंने अपने लाइफ के डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए. फॉर एग्जांपल इन क्लास 10th when I went to 11th I chose humanities. तो मेरे को पहले ही से आदत हो गई थी. इनफैक्ट a lot of people find world history very difficult for UPSC, पर जो भी किताब मैंने अपने UPSC के लिए पढ़ी थी, मास्टरिंग नॉर्मल लॉ, और बाकी सोर्सेज से भी थे, क्योंकि नॉर्मल लॉ में आफ्टर 1900 के बाद की वर्ल्ड हिस्ट्री है, दैट आई हैड रेड इन माय क्लास 11th एंड 12th एज द सिलेबस थिंग. सो तो इससे क्या होता है कि आपको एक थोड़ा सा प्राइमर मिल जाता है बिफोर यू इवन गो टू कॉलेज. इन कॉलेज आई चोज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, बट आई डिड नॉट कीप इट एज माय ऑप्शन बिकॉज आई रियलाइज कि इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड इट्स वेरी रेयर टू सी पीपल स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स in economics. So when I was in college, when I started studying geography, I have always had very keen interest in geography. I've always loved atlases, I've loved traveling, and I realized how much geography can contribute to your paper 1 also. Because of that only, I have the highest marks this year in paper 120, general studies I'm talking about. So when I started studying geography for my general studies, I realized that okay, this is going to be one of my subjects. A lot of people don't take geography because they have this notion that geography has not been performing very well in the past few years. There are very few people who have been scoring 300, to the extent that last year not even a single person had 300 plus marks. So this year I have 306, and I'm very happy because this has been the rank maker for me. Geography has been a rank maker because of two things. First of all, I've ended up with a very good score in geography optional 306. I think that's a game changer kind of a thing. When majority of the scores, in the optionals have been reduced to 280s and 290s, and very rarely people do get above 300. But when we even go back and look at the general studies paper, I've ended up with a very good score in paper 1 because of geography, and so many questions were asked from geography. A lot of people were having trouble that with this year's geography paper, because they realized that some questions of geography were very contemporary and very difficult to answer even. So in this way, geography helps you, but again, optional is a matter of personal choice. So I'm happy to answer all the questions that come through even general studies and geography optional. More so, I think I would be able to handle questions from geography, because geography, I have a background in geography. I've been studying geography for the past 2-3 years, and I've had a failure in geography as well. So I can tell you where do we all go wrong, or what did we do. For example, in my last attempt, I had 251 in geography. So I had a conscious decision. I made a conscious choice that okay, this year I have to focus on geography, because I realized geography has a very high scoring potential. I would say that goes for every option, because you see general studies, there is a ceiling. Okay, 120 is possible, but how rare people get 120s. But optional, you can get 280, 290 with little bit of effort and little bit of surgical preparation. That's what your optional require. And I've always suggested, if there are 2-3 things that any aspirant could follow to get to see their name on the list, I think these would be writing answers, practicing test series for prelims and mains, and mastering optionals, and reading your newspapers, and restricting your sources. I think these are the 4-5 advices that almost everyone gets today, and I think these have practical value. And if you try to implement them during your phase of preparation, I think that would be a wonderful thing. Now I think we'll take up some questions and see how Rahul sir takes us. Yes, Yasharth. कुछ basic questions से start करते हैं, and then we will switch on to our geography optional questions. जैसा कि यशार्थ आपने बताया भी, आपका 3rd attempt था, right? Yes. तो आपको क्या लगता है कि किन मिस्टेक्स के कारण या किन प्रॉब्लम के कारण आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए थे, और मिस्टेक्स वन शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम? तो इसमें आपका क्या व्यू है? आई थिंक मेरा ऐसा था कि सिंस आई डिड नॉट हैव अ मेंटोर, तो मेरे को तो कोई गाइडेंस थी नहीं. मेरे फैमिली में कोई है नहीं सिविल सर्विसेज में. नॉट डू आई नो पीपल. इवन आज भी जो मेरे बैचमेट्स हैं, उनको छोड़ के मैं किसी भी आईएएस को ऐसे जानता नहीं हूँ who could have come
एंड वुड हैव टोल्ड मी कि यार ऐसे करना चाहिए, ऐसे पढ़ाई हो सकती है। सो मेरे लिए तो बिल्कुल when फॉर द फर्स्ट टाइम 2018 के बाद मैं आया प्रिपरेशन में, तो मुझको कुछ पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो मैंने टॉपर्स के वो देखने स्टार्ट कर दिए कि ये these are the sources you have to restrict, and you realize कि जो हमें लगता है जब हम शुरुआत में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि हम हिस्ट्री के लिए ये वाली बुक भी पढ़ लें, ये वाली बुक भी पढ़ लें, ये वाली बुक भी पढ़ लें, तो हमारी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग कितनी गजब की हो जाएगी, एंड देन वी विल एंड अप स्कोरिंग सो हाई। बट यू नो मिस्टेक्स के बाद ही आपको रियलाइज होता है कि एक ही बुक बहुत है, एक ही बुक काफी है हिस्ट्री के लिए, एक ही बुक काफी है ज्योग्राफी के लिए। ये जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है ना रिस्ट्रिक्टिंग करने की सोर्सेस की, तो एक तो मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारी जगहों से पढ़ रहा था, तो मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यार हिस्ट्री पढ़ना है तो केवल एनसीईआरटी से पढ़ना है। अब चूंकि मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, सो आई वाज रीडिंग तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी आल्सो। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्लस पीएमएफ आई रिस्ट्रिक्टेड माय सेल्फ टू दिस, जीसी लियोंग के कुछ चैप्टर्स। तो वही है कि सोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है, जो मेरा नहीं था। दूसरा, मेरे मिस्टेक्स स्टेप्स में थी। फॉर एग्जांपल पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स के आंसर टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट करी थी। यू वोंट बिलीव दैट बिफोर माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड डन आई थिंक 5-6 टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स। अब उसमें प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, द नेचर ऑफ प्रीलिम्स हैव चेंज सो मच कि अगर आपको लगता है कि आपने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं करी और अगर आपने एनसीईआरटीज और बाकी बुक्स को 1000 बार भी पढ़ लिया है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो। तो दूसरी मिस्टेक मैंने ये रिकवर करी कि मैंने टेस्ट सीरीज बहुत करी प्रीलिम्स की। अब तीसरी मिस्टेक मेरे से सेकंड अटेम्प्ट में हो गई। मैंने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया सेकंड अटेम्प्ट में, पर मैंने रियलाइज नहीं किया कि मेंस की आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने मेंस में केवल एक ऐसे का पेपर लिखा था इन माय सेकंड अटेम्प्ट, उसमें भी बहुत बेकार नंबर आए थे, तो मैंने छुआ भी नहीं कुछ। तो उसके बाद इन द थर्ड अटेम्प्ट जो मैंने मिस्टेक इंप्रूव करी कि मैंने बहुत सारी आंसर राइटिंग करी, मैंने ऑप्शनल पे फोकस किया। मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ऑप्शन पे फोकस नहीं किया था। तो ये सब कुछ मिस्टेक्स थी कि आंसर राइटिंग हो गया। और मैंने सेकंड अटेम्प्ट में न्यूज़पेपर रीडिंग भी नहीं करी थी अच्छे से। इनफैक्ट मैंने एक अखबार नहीं पढ़ा था। आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर बट आई फाउंड दैट ये मेरा पूरा टाइम निकल रहा है, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं अपना स्टैटिक नहीं कवर कर पाऊंगा, आई वुडंट बी एबल टू कवर माय ऑप्शनल। इस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आप एग्जाम्पल नहीं दोगे, और आज के पेपर्स में एग्जाम्पल्स की एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। उसके बिना अगर आप नहीं लिख रहे हो न्यूज़पेपर, अगर एग्जाम्पल्स नहीं लिख रहे हो, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। I think one of the reasons I've ended up with a very good score in paper 1 and paper 2 is because in every question I have given at least 4-5 examples. और वो examples केवल न्यूज़पेपर से ही आएंगे, आप कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करो वहीं से आएंगे। That is a very good thing. तो मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे थे, और वो सब चीजें आंसर राइटिंग से आएंगी। तो अगर मैं कुछ अपनी मिस्टेक्स जो मैंने समराइज करूं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करना, न्यूज़पेपर रीडिंग करना, ऑप्शनल पे फोकस करना, मेंस की आंसर राइटिंग करना। In fact, during these 3 months of preparation between October 10 and January 6, जब आपका मेंस था इस साल, मैंने आई थिंक 26 to 30 टेस्ट लिखे थे। इनफैक्ट 10 ऑफ देम वर फ्रॉम ऑप्शनल। सो मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि ज्योग्राफी में फोकस करना है। और आई थिंक दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस दैट आई कैन गिव टू एवरीवन। यहाँ पे जितने लोग सुन रहे होंगे मुझे कि मैं इतना बता दे रहा हूँ कि यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो ऑप्शनल अच्छा होना चाहिए। बिकॉज जो एक डिफरेंशियल क्रिएट होता है जनरल स्टडीज से, इट इज ओनली ऑफ 20-30 मार्क्स। अगर किसी ने बहुत अच्छा किया होगा तो 450 तक जाएगा, किसी ने एवरेज भी किया होगा और हु हैज द पोटेंशियल टू गेट अ गुड रैंक, उसने 420s वाला किया होगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल अच्छा है तो अब वो आपको सीधे इट विल गिव यू अ मैसिव जंप, बिकॉज जिसने अच्छा नहीं किया ऑप्शनल उसके 220s तक भी आ जाएंगे, 200 तक पहुंचेंगे, और जिसने अच्छा किया है तो वो 320s तक भी जाएगा। दिस डिफरेंशियल ऑफ 100 मार्क्स, ये बहुत बड़ी खाई है जिसे जीएस भी नहीं कवर कर सकता है। सो इफ वन पीस ऑफ एडवाइस आई कैन गिव टू एवरीबॉडी इज दैट फोकस ऑन योर ऑप्शनल इवन बिफोर यू राइट योर प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर। दोस हु आर राइटिंग देयर प्रीलिम्स इन नेक्स्ट ईयर, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने ऑप्शनल पे फोकस नहीं किया है तो फोकस ऑन इट, कंप्लीट योर ऑप्शनल। प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल कवर करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अगर आप कवर भी कर लोगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और कहते हैं ना कि आपने कोई चीज करी है उससे बेटर हो सकती थी, तो वो सिचुएशन आप नहीं पहुंच पाओगे अगर आपने प्रीलिम्स तक रखा है ऑप्शनल कवर करने को। उसके पहले ही कर लो, कुछ टेस्ट लिख लो, सो दैट वंस यू आर डन योर प्रीलिम्स आपके लिए सब कुछ बस रिवीजन करने के लिए रहे। तो ये सब मिस्टेक मैंने कुछ चेंज करी। आई थिंक मुझे लगता है ये मिस्टेक्स जनरली मैं जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तो ये मिस्टेक्स मुझे और भी स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है, लेकिन यशार्थ ने अपनी मिस्टेक्स पे काम किया
और he cracked exam in 2021 with a good rank AIR 12। तो मुझे लगता है कि इन मिस्टेक्स, जैसे कि मैं यशार्थ जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, आंसर राइटिंग कभी देखने को नहीं मिलती है कि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपने जैसे बताया प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आई थिंक आपको उसका इंपॉर्टेंस अभी इस सेशन में पता चला होगा, जैसे यशार्थ ने बताया है। यशार्थ, अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं कि एक स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स की पहले प्रिपरेशन करना चाहिए, मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए? अगर हम आपकी प्रिपरेशन की बात करें तो हाउ अपार्ट योर प्रिपरेशन वाज एंड हाउ सिंक्रोनाइज इट वाज, अगर हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करें तो? आई थिंक प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले तक तो मेरी प्रिपरेशन वाज कंसोलिडेटेड, मतलब कि दोनों चीजें, प्रीलिम्स भी पढ़ रहा हूँ, मेंस भी पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद 2-3 महीने तो आपको स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं प्रीलिम्स का, उनके लिए तो पहला अटेम्प्ट तो उनका बहुत सीरियस हो जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल मिस द प्रीलिम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि एटलीस्ट 2.5-3 महीने तो आप केवल प्रीलिम्स पे फोकस करें, और उसके पहले आपकी एक इंटीग्रेटेड पढ़ाई होनी चाहिए मेंस और प्रीलिम्स के। क्या फायदा आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो और मेंस आपको बिल्कुल शुरुआत से जीरो से स्टार्ट करना पड़े? इससे बेटर ये होगा कि आप उसको एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो, सो दैट वंस यू क्लियर योर प्रीलिम्स तो आप फोकस कर सको अपने मेंस पे अच्छे से। तो मैं तो ये बोलूंगा, साथ साथ ऑप्शन भी कवर कर लो। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस, आई एम इंक्लूडिंग ऑप्शनल इन दैट एज वेल। तो मेरा, लेकिन इस साल नहीं कर पाया था, क्योंकि इस साल जब रिजल्ट आया था 24 सितंबर को, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो अब 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक के बीच में प्रीलिम्स का जो भी टाइम था, तो मैंने केवल प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ा। उसके बाद 10 के बाद मैंने केवल मेंस के लिए पढ़ा। तो इस बार मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं दोनों को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ सकूं, बट दिस शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर एवरीवन, दैट दे शुड फोकस ऑन both these things together in the beginning, and they should eventually shift their focus to prelims just 2-3 months before the prelims actually happens, because a lot of people miss their prelims। वो बहुत ज्यादा prelims मिस कर जाते हैं, जैसे मैंने मिस किया, and it feels very bad prelims क्रैश करना, क्योंकि 2 घंटे में you are wasting your 1 year। और again with respect to prelims, I would say कि focus on CSAT। a lot of people are missing their prelims because of CSAT। they score very good marks in their GS paper, general studies paper of prelims, but they end up scoring 56-58 in CSAT, और वो उनका एक साल बर्बाद कर देता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि डोंट टेक CSAT फॉर ग्रांटेड, स्पेशली लास्ट 2 years। तो कट ऑफ तो जनरल स्टडीज की इतनी कम हो गई है, इट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ CSAT ओनली। उसका हम बाद में बात करेंगे, बट दिस हैज हैपेंड बिकॉज मेनली ऑफ CSAT। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। 2021 में भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मतलब सीसेट के कारण मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया, दे नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। हालांकि हमारा आगे क्वेश्चन ये है भी कि हाउ टू मेक द स्ट्रेटेजी फॉर सीसेट, लेकिन इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशार्ट प्रॉब्लम होती है कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो कब से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए और व्हाट शुड बी द रिसोर्सेज फॉर द करंट अफेयर्स? देखो, करंट अफेयर्स का ऐसा है कि अगर आप शुरुआत करने जाओगे तो देयर इज नो बिगिनिंग, एंड करने जाओगे तो देयर इज नो एंड। सो हमको कॉन्शियसली एक डिसीजन लेना है कि हमको एक लिमिट के बाद उसको एंड कर देना है। मतलब अब जैसे अगर मैं इस साल आपको बताऊं, तो जब पिछले साल जनवरी 21 में मेंस हुआ, तो उसके बाद मैंने सब कुछ ही पढ़ना बंद कर दिया। आई रेड फॉर 1.5 month फॉर माई इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू बिल्कुल बीच में था, सो आई हैड गॉट सम टाइम, और फिर कोविड का वजह से जो सेकेंड वेव आई थी सब कुछ एक्सटेंड हो गया, सो आई हैड लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी। बट इस साल अगर आप बात करेंगे तो मैंने केवल 3 महीने करंट अफेयर्स पढ़ा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसमें ही मेरे सारे क्वेश्चन फंस गए हैं। बिकॉज दीज करंट अफेयर्स मैगजीन्स, अगर कोई पिछली चीज भी होती है तो वो उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं सब। और वही है कि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। मैं, अब देखिए, ये मेरा डिसीजन था कि मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था। आई वॉज रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट, और मैं उनको रेगुलरली पढ़ता था। तो 3 महीने मुझे लगता है 1-2 दिन को छोड़ के मेरे से मिस नहीं हुआ होगा कोई न्यूज़पेपर। तो मैं 3 घंटे देता था, 1.5 घंटे हर अखबार के लिए। तो उससे क्या हुआ, एक सैंपल जनरेट होते थे। मैं कोई नोट्स नहीं बनाता था, नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपकी एक हफ्ते में इतनी मोटी कॉपी बन जाएगी, आप उसको पढ़ोगे नहीं, उसकी वजह से और ऊपर से स्ट्रेस होगा कि जो कहते हैं ना हरफनमौला स्टाइल, पढ़ा छोड़ा। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी और न्यूज़। और ये मत सोचो कि हमको कितना याद है कितना नहीं याद है। इंस्टेड फोकस ऑन आंसर राइटिंग। जब आप आंसर लिखोगे और आपने जो अखबार में पढ़ा है, अगर आप कहीं उसको कोट कर पा रहे हो, तो आपको अपने आप ही इंटरनल कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हमने अखबार में पढ़ा था, इट हैज अ प्रैक्टिकल वैलिडिटी, इट हैज एन एक्चुअल यूसेज। और फिर आप और मोटिवेट हो गए अपने अखबार को पढ़ने के लिए। तो ये एक साइकिल है। और रही बात न्यूज़पेपर, देखिए लास्ट पहले 2 महीने तो मैं केवल न्यूज़पेपर पढ़ा था। लास्ट के महीने से करंट अफेयर्स मैगजीन्स आने लगती हैं, तो मैंने केवल कंपाइलेशन पढ़ी। आई हैव नेवर कंप्लीटेड 1 मंथली मैगजीन, और मुझे लगता है दे आर वेस्ट ऑफ टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मंथली मैगजीन तो मैं कभी नहीं पढ़ता था।
मुझे लगता था कि इट्स दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दे आर वेरी लेंथी। इससे बेटर होता है कि कंपाइलेशन पढ़ लो। इनफैक्ट माय मेंस मार्क्स आर 863, व्हिच शोस कि अगर आप मेंस के अगर उससे आंसर राइटिंग भी उससे करोगे तो मतलब यू कैन डू वेल। और मैं मेंस 365 पढ़ता था पर मैं वो, और मैंने वही जो 7-8 आती थी उनको एटलीस्ट मैं ऑनलाइन वर्जन में पढ़ा था, तो जो इंपॉर्टेंट होता था मैं उसको येलो में मार्क कर देता था, जो सुपर इंपॉर्टेंट होता था मैं येलो ग्रीन में मार्क कर लेता था। और जो येलो वाला था, जो न्यूज जो एक मैगजीन थी उसको मैंने तो शायद एक बार पढ़ा होगा, लेकिन जो येलो वाले पार्ट से आई वुड हैव रेड देम एटलीस्ट 3 टाइम्स, और जो ग्रीन वाले पार्ट थे आई वुड हैव रेड देम एटलीस्ट 4-5 टाइम्स, और उनमें से कई क्वेश्चन आ गए और मेरे ऑप्शनल में आ गए। अब देखो ये ऐसा है कि मैंने ऑप्शनल के लिए कोई स्पेसिफिक करंट अफेयर्स वाला सोर्स नहीं पढ़ा कि मतलब ज्योग्राफी एंड यू पढ़ लिया, डाउन टू अर्थ पढ़ लिया। इनफैक्ट आई हैड नॉट इवन रेड योजना, कुरुक्षेत्र, मैंने इनमें से कुछ नहीं पढ़ा। मैंने केवल न्यूज़पेपर दो बहुत अच्छे से पढ़े, और दूसरी चीज मैंने पढ़ी आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन। और करंट अफेयर्स मैगजीन में भी मैंने जो पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, आई रेड देम वेरी सीरियसली, और उनमें से क्वेश्चन फंस गए। देखो हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने मेंस के पर्पज से मार्क किया था करंट अफेयर्स मैगजीन में इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, पर वो मेरे ऑप्शनल में आ गया। तो मेरे लिए मेंस 65 ने ऑप्शनल में भी हेल्प किया और मेरे जनरल स्टडीज में भी हेल्प किया, और फिर एग्जाम्पल्स जनरेट होते गए। तो इस तरीके से मैंने किया, बस 2 चीजें, यू कैन फॉलो वन न्यूज़पेपर और एक कोई करंट अफेयर्स मैगजीन, पर उसको फिर शिद्दत से फॉलो करना है। वैसा नहीं कि आप ओआरएन में रह रहे हो तो आपका बैचमेट है, आपका रूममेट है, वो कह रहा है कि नहीं यार ये वाली मैगजीन ज्यादा अच्छी है, तो हमने 6 पढ़ लिया, हमने उसको स्टार्ट कर दिया, फिर हम मार्केट में गए, हमको इस कोचिंग की दिख गई ये वाली, हम इसको स्टार्ट कर दिया। जो पढ़ रहे हो अगर आप उसे 3 बार नहीं पढ़ पा रहे हो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो, बिकॉज आपको याद ही नहीं आएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और इसमें मत रहना कि यार इसका कवरेज बहुत अच्छा है, इसका कवरेज बेकार है। सबका कवरेज अच्छा है, आपको अपना कवरेज बताना है कि आपको किस पे फोकस करना है। अगर आप लॉयल्टी दे रहे हो तो लॉयल्टी विल पे इट्स डिविडेंड्स, बट बी लॉयल टू एनी वन सोर्स। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप विजन ही पढ़ो, बट व्हाटएवर यू चूज, बट रीड इट विद ऑल योर हार्ट एंड माइट एंड रिवाइज इट एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, स्पेशली दोज इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपने मार्क किए। ओके, मुझे लगता है यहाँ से आपको अपनी करंट अफेयर्स के सोर्सेज के बारे में पता चला होगा, हाउ टू रिटेन योर नॉलेज। मुझे लगता है यशार्थ ने उसका भी आंसर इस मतलब क्वेश्चन में कर दिया। रिटेन का ऐसा है कि हमको भी नहीं पता होता कि हमको कितना पता है। मैंने कई बार बताया है ये चीज, एंड यू विल ओनली कम टू रियलाइज इट वंस यू आर राइटिंग आंसर्स। जब तक आप आंसर नहीं लिखोगे आपको नहीं पता है। हम अब जैसे क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, जैसे एनसीईआरटी की बुक आप मेरे सामने खोल दीजिए, अब बताओ तुम्हें क्या पता है। मुझे लगेगा कि मुझे बहुत, इसमें तो 250-300 पेज है, मुझे कितना रटा होगा, 2 पेज भी नहीं रटे होंगे। पर वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जब हम उस संदर्भ के बारे में स्पेसिफिकली सोचते हैं तो हमको कुछ पता होगा। जैसे मैंने पहला अभ्यास का पेपर लिखा था, जब विजन में अभ्यास के जो टेस्ट सीरीज होती थी उसमें पहला ही क्वेश्चन था पेपर 1 में ककाथियस के बारे में। अब मैंने जब पहली बार क्वेश्चन देखा एंड आई वेंट थ्रू ऑल द क्वेश्चन, मैंने कहा ककाथियस के बारे में तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। बट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग इट आई रियलाइज आई वुड हैव रिटन 4-5 पॉइंट्स जो मैं लिखते लिखते ही याद आए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमको नहीं पता होता है, और उसमें मुझे 10 में से 4 मिले। अगर मेरे को कोई कहता कि रेट योरसेल्फ बिफोर इवन राइटिंग आंसर्स कि आपको कितना नंबर मिलेगा, मैं कहता मुझे एक से ज्यादा नंबर, एक दो से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। बट 4 इज अ वेरी गुड एवरेज, 4 नंबर एवरेज मिलता ही है। मतलब बहुत अच्छा आंसर भी लिखो तो आपको, मुझे लगता है यूपीएससी 4 ही नंबर देती है। तो मेरे समझ से जब तक आप लिखोगे नहीं, इसलिए मैं हर बार जितने भी मेरे ऐसे डिस्कशंस होते हैं, सेशंस होते हैं, अगर मैं एक बार बहुत दिल से कहता हूं हर किसी को कि मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूं, और जिसमें मतलब कोई डिसऑनेस्टी नहीं है, वो ये है कि आंसर लिखिए। जब तक आप आंसर नहीं लिखोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है। और इससे ना एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल डेवलप होती है। जैसे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का इंटरेस्ट तब से ज्यादा आ गया जब से मैं टेस्ट लिखने लगा। क्यों? क्योंकि जब मैं टेस्ट लिखने लगा तो मैं अखबार से कोट करता था, तो नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू गो टू अखबार विद मच मोर एक्साइटमेंट कि यार ये भी आ सकता है किसी ना किसी क्वेश्चन में, ये भी आ सकता है। और जब मैं टेस्ट लिखता था तो जब जितना एक्साइटमेंट से आप पढ़ोगे, जितना मतलब इंटरेस्ट से पढ़ोगे, वो चीज उतनी याद रहती है। अब आप पढ़े जा रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, तो आपको पता ही नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इंटरेस्ट से भी नहीं पढ़ रहे हो, आपको याद भी नहीं रहता, फिर आप कहोगे कि हमको याद ही नहीं रहता। देखो रिटेन करने का कुछ नहीं, रिटेन करने की दिक्कत हमको भी होती है। मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं 9800 जितने भी लोग होंगे उनको भी दिक्कत होती है। हमने कोई इसकी ब्रह्मास्त्र नहीं हमने इजाद कर लिया है कि हमको अचानक से याद हो जाता है, या जो एस्पिरेंट्स क्लियर करते हैं यूपीएससी उनको अचानक से सब कुछ याद हो जाता है। हमको कुछ नहीं पता होता है, हमारी भी यही स्ट्रगल होती है। इट्स जस्ट दैट हम अब इधर आ गए तो हमको लोग समझते हैं कि नहीं हमारे पास कोई
मतलब स्पेशल वेपन होगा जिससे हम हर किसी को बता देंगे कैसे याद करना है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट देन टू स्ट्रगल विद इट। और स्ट्रगल को आप बस आसान कर सकते हो बाय राइटिंग मोर एंड मोर टेस्ट। तो आपको खुद रियलाइज होगा कि हमको कितना याद है, कितना याद नहीं है। तो ये चीज मतलब राइट मोर एंड मोर टेस्ट। मुझे लगता है आपको जैसे यशाद ने रिकमेंड किया है, बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखोगे तो आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली रिटेन कर पाओगे और रिवीजन प्रोसेस आपका वहां से कंप्लीट हो पाएगा। यशाद, मैं आपकी मार्कशीट चेक कर रहा था तो वहां देखने को मिला कि आपके ऐसे में 120 मार्क्स है, और मुझे लगता है वो काफी अच्छा स्कोर है ऐसे में अगर हम बात करें तो। 128 है सर। यस 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 128 यस। तो आपने कैसे ऐसे के लिए प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रेटेजी की, और चूजिंग द राइट ऐसे कितना इंपॉर्टेंट है जब हम अगर एग्जाम देते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप एवेल्युएट करें। देखो ऐसे का तो ऐसा है सर कि मतलब आधे घंटे में तो मैं 1.5 घंटे आपने दोनों ऐसे से डिवाइड कर दिया। मैं एक ऐसे की बात करूं तो 5-10 मिनट आप चॉइस करने में ले लो, उसका स्ट्रक्चर बनाओ, राइट ऑल द पॉइंट्स, राइट इन गुड पैराग्राफ्स। आई थिंक दिस इज नोन टू एवरीवन। यस। कंटेंट भी कुछ स्पेसिफिकली मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया, कंटेंट जो जीएस पेपर 1 2 3 4 से आता था। आई थिंक ऐसे में क्या है कि ऐसे में प्रैक्टिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। अगेन आई एम कमिंग अगेन टू आंसर राइटिंग एंड रीइटरेटिंग द प्रोसेस अगेन एंड अगेन। आई थिंक दिस ईयर्स मेरे लास्ट ईयर 131 थे, बट आई थिंक 131 से मेरे 3 नंबर कम भी हुए हैं। दिस 128 इज अ बेटर स्कोर एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, बिकॉज़ लास्ट ईयर क्वेश्चन थोड़े फैक्चुअल थे। दिस ईयर बोथ द पेपर्स वर मोर और लेस फिलोसॉफिकल। तो फिलोसॉफिकल को वही है कि फिलोसॉफिकल का मेरा एक तरीका है कि हर क्वेश्चन में आप कोई फैक्ट डाल दो, एग्जांपल डाल दो, केस स्टडी डाल दो। उससे क्या होता है कि एवरी पैराग्राफ हैज सम कॉन्क्रीट एलिमेंट टू इट एज वेल। और वही है सिंपल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल। तो वही है कि मैं अपने जैसे फॉर एग्जांपल इस साल जो क्वेश्चन आया था, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं स्ट्रक्चर का कि देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो मैंने एग्जांपल दिया उसमें। जैसे आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई G7 की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी, इंग्लैंड में। दिस इज फेमस सिटी इन इंग्लैंड, जहाँ पे आई थिंक G7 की मीटिंग हुई थी या G20 की मीटिंग हुई थी, and they had come up with some consensus, a Cornwall consensus. I remember now. तो Cornwall consensus आया था, it came in the wake of COVID, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल बढ़ जाता है इन द, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं they had been following Washington consensus की गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन में, गवर्नमेंट शुड ओनली बी टू रन द गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस। तो मैंने एग्जांपल दिया कि कॉर्नवॉल कंसेंसस है, देन आई गिव एग्जांपल ऑफ व्हाट वाशिंगटन कंसेंसस वाज, एंड देन आई wrote how Washington consensus proves that there are better things to best thing. The so-called best practice of Washington consensus has been overshadowed by a new consensus, a better thing like Cornwall consensus. तो इस तरीके से एग्जांपल दे दिया मैंने। उसके बाद मैंने बोला कि are there, फिर मैंने खुद ही से उसमें क्वेश्चन डाल दिया कि are there things where there are better things to best practices? मैंने बोला नहीं, some best practices cannot have any other better thing. For example, love, honesty, इनके लिए कोई better practice नहीं है, यही best practice है। उसके बाद आप एग्जांपल दो why better practices are best practices, तो आप उसमें पॉलिटिकल फील्ड का, सोशल फील्ड का, कल्चर, फिर आप दे सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बेटर प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करने में। तो इस तरीके से यू जनरेट अ कॉन्वर्सेशन विद इन योर एसे। मैं हमेशा अपना एसे इन फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन, कि अगर मैं किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप उसमें मतलब नए एस्पेक्ट्स क्रिएट करिए, और उन हर एस्पेक्ट में आप पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर वाला एंगल डाल दीजिए। तो नाउ यू हैव 16-17 पॉइंट्स इन एवरी एसे। दैट वाज माय टेक्निक। तो मैंने ऐसे अपने एसेस लिखे थे, मेरे एसेस तो है भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल, यू कैन रीड देम एंड फाइंड आउट। कि आल्सो आई मेड इट अ पॉइंट टू गिव एन एग्जांपल इन ऑलमोस्ट एवरी पैराग्राफ। तो अगर आप मेरे एक पैराग्राफ को ब्रेकअप करें, इट यूजुअली हैड 2-3 पार्ट्स। पहला पार्ट जो की आर्गुमेंट मैंने दिया है, सेकेंड पार्ट वुड बी अ वन लाइनर एक्सप्लेनेशन, तो ये 2-3 लाइन के हो गए पैराग्राफ, एंड द थर्ड पार्ट वुड बी एग्जांपल। तो मैंने सब्सटेंशिएट भी कर दिया आपने उसको। अब जैसे मैंने देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिस में मैंने दिया इन द पॉलिटिकल फील्ड, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ बिलीफ कि मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद देयर केम अ बेटर प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंने उसमें एग्जांपल दिया कि यार कैसे इंडिया from monarchy it has shifted to this, or give an example of how countries, give examples of countries which have shifted from monarchy to democracy slowly and slowly. But जब issues की बात आई कि क्या हम issues हैं, तो उसमें मैंने चाइना का एग्जांपल दिया, how China has not been able to convert itself
and it's considered the so-called practice of dictatorship of the Communist Party as the best thing, rather than not being able to implement a democracy which is a better form of government. तो इस तरीके से मैंने अपने आंसर्स को फ्रेम किया। वही है कि एक पैराग्राफ का अगर आप मेरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमेशा फैक्ट जरूर आएगा, बिकॉज फैक्ट मेक्स योर आंसर लुक्स अ बिट थोड़ा सा वेग होने से बचा लेता है। अब क्या है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में क्या होता है कि एवरीथिंग इज वेग। The only way you can write something factual is by making your giving examples, diagrams, not diagrams, मैंने diagrams नहीं बनाए, case studies, और वो सब आपके GS पेपर 1 2 3 4 से आ जाता है। इकोनॉमिक फील्ड में मैंने दिया कि एक टाइम पे people considered socialist system की स्टेट रन इकोनॉमीज वुड बी बेटर। मैंने उसमें इंडिया का एग्जांपल दिया कि उनको लगता था कि बेस्ट प्रैक्टिस है सोशलिज्म, सो वी फॉलोड ऑलमोस्ट द क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम टिल 1990s, बट देन वी रियलाइज्ड दैट देयर आर बेटर प्रैक्टिस टू द सो कॉल्ड बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ socialism, and we shifted to a mixed economy, and slowly we're moving towards free economy where government is privatizing more and more because they're realizing that there are always better practices to best practices. लेकिन इसके पहले मैंने डिस्क्राइब कर दिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस एंड बेटर प्रैक्टिस। मैंने कहा बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, डिफाइन कर दिया कि अपने टाइम के अनुसार जो लोगों को चीजें सही लगती हैं वो उस टाइम के साथ बेस्ट प्रैक्टिस होती है। पर जैसे जैसे समय चलता है, आगे बढ़ता है, लोगों को समझ में आता है कि और भी बढ़िया चीजें हो सकती हैं। इस तरीके से मैंने इस इकोनॉमिक फील्ड में मैंने दिया। कल्चरल फील्ड में मैंने एग्जांपल दिया कि एक टाइम पे लोगों को लगता था कि सती प्रथा इज द बेस्ट प्रैक्टिस, बट देन उनको रियलाइज हुआ कि जितना लेट मैरिज होगा उतना बेटर डेवलपमेंट ऑफ विमेन होगा, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होगा, फ्रीडम होगी, नौकरी होगी। तो ये एक कल्चरल फील्ड में आ गया। तो इस तरीके से मतलब बेटर प्रैक्टिस और बेस्ट प्रैक्टिस को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। तो देखिए हर पॉइंट में एग्जांपल आ गया, सती वाला एग्जांपल भी आ गया। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट में एग्जांपल डालना है। और बेस्ट चीज यही होती है आंसर राइटिंग की, देखो एसेज में, कि the more dimensions that you can create, keeping your paragraph short so that you have space to include more and more aspects. तो ये सब चीजें जब आप इंक्लूड करोगे एग्जांपल्स डाल के, ये सब डाल करके, तो आपका आंसर अच्छा होगा। मुझे लगता है मेरे और अच्छे आ जाते हैं ऐसे में, पर लगता है मैंने जो पहला अपना टॉपिक चूज किया, इट वाज नॉट अ वेरी गुड टॉपिक। तो चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो कि आप जनरेट कर पा रहे हो इनफ पॉइंट्स, एंड दोस पॉइंट्स हैव सम। I've seen people who have done their graduation in English, and they have ended up with bad scores of 80s and 90s in essays. So never miss the context of essay. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अगर आपने मिस कर दिया, रीड द एसेज वेरी वेल। आप जितना अच्छा ऐसे लिखो नंबर नहीं मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्या वो पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, तो उस हिसाब से आपको लिखना। तो मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी। और हाँ, मैंने एक कॉपी बनाई थी जिसमें मैं मतलब 4-5 फेमस लोग थे, जैसे मंडेला, अब्राहम लिंकन, के 4-6 कोट्स लिख लिए। या आप दूसरा तरीका ये है कि आप हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, इनके थेमेटिकली कोट्स लिख लो। तो हेल्थ पे 4-6 लोगों के कोट लिख लो, एजुकेशन पे 4-6 लोगों के, लेकिन मैंने पर्सन वाइज बनाए थे। तो but I did not use quotes very much. I think possibly this might be the reason कि मेरे उतने अच्छे नहीं आए हैं। मतलब और भी अच्छे आ सकते हैं। लोग people have scored 140s plus this year. So this was my essay thing. मुझे लगता है कि इतनी डिटेल स्ट्रेटेजी मतलब यशार्थ ने बताई है, और आई थिंक मुझे लगता है ऐसे राइटिंग के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका यशार्थ ने पूरा आंसर किया है। यशार्थ, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि गाइडेंस आपके पास नहीं थी, मतलब आपको गाइडेंस नहीं मिल पाई थी आपके टाइम पे, तो गाइडेंस का कितना इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी था, मैंने फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम मतलब स्टार्ट किया है जहां टॉपर और मैं खुद पर्सनली भी अपना उसमें समय दे रहा हूँ। गाइडेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स? आई थिंक गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गाइडेंस होती तो मेरे को कोई बता देता कि प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के बिना नहीं क्लियर होता है प्रीलिम्स, होती तो मेंस के टेस्ट सीरीज के बिना नहीं होता है मेंस। तो गाइडेंस उस कॉन्टेक्स्ट में हो जाती है, बट इट शुड बी अ वेरी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी पीपल, number of aspirants number of teachers divided by aspirant, it's a very small number. So personal guidance becomes an issue. आप जाओगे उस टीचर के पास, वैसे ही भी लाइन लगी होगी 50 लोगों की, 60 लोगों की पूछने के लिए। सो द गाइडेंस शुड बी पर्सनल। एंड तो उसको फिर बात क्या है कि आप 2 क्वेश्चन पूछोगे वेरी कंफर्टेबल, 3 क्वेश्चन पूछोगे कंफर्टेबल। अब आप जब आपको छोटे मोटे इशू, तो यू नो पीपल इवन हैव प्रॉब्लम्स आस्किंग कि भाई कौन से पेन से आपने पेपर लिखा है। तो अब मुझे कभी खराब नहीं लगता है, मेरे से कभी ये क्वेश्चन पूछता है, मुझे कभी खराब नहीं लगता है। क्योंकि
मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यार क्यों, व्हाई शुड द अदर पर्सन सफर। तो इसमें वो वाला एक एथिक्स में पढ़ते हैं ना, एम्पैथी आ जाती है हमारी, तो एम्पैथी हो जाती है कि हाँ यार मुझे पता है कि दीज वर द सेम क्वेश्चंस जो मुझे सफर, जो मैंने प्रॉब्लम किया था, तो मैं आई वुड नॉट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू सफर थ्रू दैट। तो मेरे को दिक्कत नहीं होती, पर यू नो मोस्टली पीपल दे आर सो प्रीऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स दैट यू नो मेंटरिंग बिकम्स एन इशू। पर वही है, आजकल तो यूट्यूब पे देयर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल। अब हम ही इंटरव्यू कर रहे हैं, यू आर आल्सो अ मेंटर, तो यू कैन टेल देम कि क्या है क्या नहीं है। पर इस तरीके से इशू होता है, बट मेंटर बिकम्स एन इम्पोर्टेंट, स्पेशली सम की सर्जिकल डिसीजंस जो अपने लाइफ में लेते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी। तो ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में आए कोई फर्क नहीं पड़ता आने से फर्क पड़ता है, लेकिन ठीक है कि मतलब मेंटोर की इंपॉर्टेंस है उस जगह, अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट। ये शायद आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि हम लोग पर्सनलाइज मेंटरशिप और ग्रुप मेंटरशिप मतलब अभी सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिन को कि आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट से जुड़ के आए हैं इस सेशन में, तो उन लोगों को भी हेल्प मिल पाए हमारे इस मेंटरशिप सेशन में। और यहाँ पर आपको, जैसे आप ये शायद बच्चों की हेल्प कर रहे हैं हमारे साथ, और भी टॉपर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं, ताकि मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए और पर्सनलाइज मेंटरशिप भी आप लोगों को प्रोवाइड कर पाए। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। मैं यशार्थ का टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सचिन प्लीज फाइंड आउट यशार्थ टेलीग्राम चैनल एंड शेयर इन द चैट बॉक्स, ताकि जो यशार्थ कंटेंट शेयर कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो और लोगों को भी हेल्प कर पाए। ये शायद इसके साथ हम हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मेरे को लगता है कि हमने काफी इंटरेक्शन तो कर लिया है, जो कुछ क्वेश्चंस हमारे पहले आए थे। अब हम कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स के मैसेजेस देखते चलते हैं जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। सर, डिड यू प्रिपेयर डिविजनल डाटा एंड केस स्टडीज फॉर स्पेसिफिक टॉपिक फॉर ऑप्शनल? दिस क्वेश्चन। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने ना स्पेसिफिक डायग्राम्स की कोई कॉपी बनाई थी, ना कोई एग्जांपल्स की कॉपी बनाई थी, ना कोई रीजनल डेटा की कॉपी बनाई थी। इट्स जस्ट दैट आई वाज राइटिंग मोर एंड मोर एंड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, तो वो नेचुरली मेरे आंसर्स में आ गया था। तो इसके लिए मैंने कोई प्री प्लान नहीं किया कि ये करना है ये करना है। जो टॉपिक्स थे आप उसको प्रिपेयर करिए, एग्जाम्पल आता है, डायग्राम आता है, डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ क्रिएटिंग सो मेनी कैटेगरीज कि हमें इसकी भी कॉपी बनानी है, इसकी भी कॉपी बनानी है। कीप योर सोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड, एक ही कैटेगरी होनी चाहिए कि हमको अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ओके, एंड रही बात एग्जाम्पल की, अगर मैं आंसर लिखता था तो मुझको लगा वहीं पे एट दैट वेरी मोमेंट व्हाइल राइटिंग आंसर, इफ आई फाइंड इट अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड अ डायग्राम, केस स्टडी, एनीथिंग, वो आ जाता था। क्या पता उसी क्वेश्चन को जब मैं दूसरे तीन चार दिन बाद लिख रहा हूँ तो उसमें अलग एग्जाम्पल डायग्राम केस स्टडी आ जाए, और 2 दिन पहले लिख रहा हूँ तो अलग डायग्राम केस स्टडी आ जाए। तो मतलब ये मेरा बहुत ही मतलब हरफन मौला था कि मतलब, और ये हरफन मौला ऐसे नहीं बन गया अचानक से, ये आया है थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। मैंने 10 टेस्ट अपने ऑप्शनल में लिखे थे, तो मुझको समझ में आ गया था कि बाय द एंड ऑफ इट किसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है। बट आई नेवर मेड अ सेपरेट कॉपी नोट्स, नथिंग व्हाटसोएवर। बट आई सिंस आई वाज रीडिंग 2 न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स मैगजीन वेरी वेल, so I already had दिमाग में ही आ गए थे 4-6 एग्जांपल जो कहाँ पे यूज हो सकते हैं, कहाँ पे नहीं यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन शेषार्थ है कि क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल? इसमें आपका क्या पॉइंट है? यस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टार्ट करिए, उसमें कुछ डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन का एग्जांपल बहुत अच्छा है। उसमें प्राइमर है कोपेन क्लासिफिकेशन के ऊपर, सो दैट यू कैन यूज। उसमें डायग्राम्स हैं, इंडिया के डायग्राम्स हैं, यू कैन यूज देम। और उसके बाद आप शिफ्ट कर जाइए अपने एडवांस सोर्सेज के लिए फॉर दोज हु आर फ्रॉम ज्योग्राफी ऑप्शनल। बट बिगिनिंग हैज टू बी फ्रॉम जीरो। अगर आपको सीढ़ी चढ़नी है तो आप सीधे 5वें स्टेप पे थोड़ा पैर रखोगे, आप धीरे से स्टार्ट करोगे। बट दोज आर वेरी स्मॉल, मतलब 100-150 पेजेस की बुक है, आप उनको पढ़ सकते हो। दैट्स अ गुड बिगिनिंग। आई थिंक दैट इज द प्रॉपर वे यू एंटर इनटू ज्योग्राफी ऑप्शनल। और देख लो कौन सा डायग्राम अच्छा है, वो यूज आ जाए। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी ऑप्शनल पे आ रहे हैं, तो वो मतलब आपने कैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को मैनेज किया, क्योंकि आपका 306 मार्क्स है, और क्या रिसोर्सेज थे आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के? देखो, ज्योग्राफी ऑप्शन में ऐसा था कि मतलब मैंने क्या किया था कि पहली बात तो मतलब सबको पता होनी चाहिए कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो मैं एटलीस्ट 3-4 बार तो पढ़ ही चुका था। पर तब भी मेरा फोकस बहुत अनडिवाइडेड नहीं था। लास्ट ईयर पहली बात तो मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी थी। दिस ईयर आई हैव डन 10 टेस्ट। अगर मैंने 26 टेस्ट लिखे हैं, मोर देन 50, अप्रोक्सीमेटली 40% मैंने अपने ज्योग्राफी के ही लिखे हैं। बाकी जीएस ऐसे के अलग हैं, ठीक है।
तो पहले तो आंसर राइटिंग करी। दूसरी बात ये थी कि मैंने नोट्स बनाए थे, तो पहले मैंने डायरेक्शन आईएएस नीतू सिंह से नोट्स बनाए थे, मुझे लगा कि उनके नोट्स कई एरियाज को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं गया, अजय राज सिंह है उनका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ज्योग्राफी आईएएस इंस्टीट्यूट, तो आई took his purchased his video lectures, और मैंने उनके वीडियो लेक्चर्स को, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो मेरे पास पूरा साल था, मैंने उनके वीडियो लेक्चर्स के नोट्स बनाए, आई रोट देम वर्बैटिम ऑन माय कॉपी। और फिर मुझे समझ, जब मैंने उनको 2-3 बार पढ़ा तो मुझको समझ में आया कि यार ये टॉपिक इन्होंने कवर नहीं किया। जैसे उनके टॉपिक में क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, अगर वो डेविस की थ्योरी की बात कर रहे हैं, देयर इज अ थ्योरी, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की एक थ्योरी है डेविस की, साइकिल ऑफ इरोजन, पेंग की है, एलसी किंग की है, तो वो थ्योरी तो बहुत अच्छे से, मतलब हिज कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज विदाउट डाउट आई थिंक द बेस्ट आई हैव सीन इन द मार्केट। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी लोग कहीं से कर रहे हैं तो आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट, बट आई थिंक हिज कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी गुड, हिज डायग्राम्स आर वेरी गुड, वो अपने हाथ से डायग्राम बनाते हैं, एंड हिज डायग्राम मेकिंग आई थिंक इज इनकम्पैरेबल, अनकम्पैरेबल कौन सा वर्ड है, जो भी है, ठीक है, इट्स बियॉन्ड कंपेयर, ठीक है। तो 2 चीजें उनकी थी, तो मुझे, लेकिन उनके में एक इशू ये था कि उनके क्वेश्चंस में क्रिटिकल एनालिसिस नहीं था, कि मतलब वो अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं डेविस की थ्योरी तो वो पॉजिटिव नेगेटिव्स नहीं लिखते थे। अब मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि अब उनके नोट्स से जो लिखना था लिख लिया वीडियो से, तो मैं क्या करता था कि सविंदर सिंह की कॉपी ली, उससे वो वाला पेज फाड़ दिया और चिपका लिया अपने नोट्स में। सो नाउ आई हैव ए कंसोलिडेटेड नोट्स। तो मेरे पास अगर पड़ा होगा तो मैं दिखाता हूँ, अभी आपको शायद रखा होगा इधर, तो हर एक टॉपिक के लिए मैंने नोट्स बना लिए थे, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी इज हिज फोटे। अजय राज सिंह का जो फोटे है सर का, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। इन क्लाइमेटोलॉजी ही इज गिवन एक्सेप्शनल नोट्स, और उसमें भी कई टॉपिक्स होते हैं क्लाइमेटोलॉजी में जिसके क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने नहीं दिए, जैसे कोपेन क्लासिफिकेशन उन्होंने एक्सप्लेन कर दी बहुत अच्छे से, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव्स नहीं एक्सप्लेन किए। तो अगेन आप गए सविंदर सिंह पे, पेज फाड़ा सविंदर सिंह वाला, आपने चिपका लिया अपने नोट्स में। सो बाय द एंड ऑफ इट आई हैड ए कॉपी फॉर ऑल द नोट्स, वेदर इट इज फॉर geomorphology, climatology, biogeography, और for all these matters I had made a separate copy, और उनको फिर मैं रिवीजन करता था, फिर उनमें ही वैल्यू एडिशन हो जाता है, और जब आप वैल्यू एडिशन कर लेते हो तो you have a consolidated set of notes, और आप उसका यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। let me get my notes यहीं पे रखे होंगे। So I think ये मेरे कुछ नोट्स है, जैसे I'll show, जैसे ये वाला मेरा कॉपी का नोट था ऑफ दीज आर माय नोट्स फॉर बायोजियोग्राफी, तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाए थे। अब जैसे ये तो मेरे हैंड रिटन नोट्स है पूरे, ठीक है। अब जैसे मैंने दिखाया कि अब जैसे जो टॉपिक मुझको, जैसे ये एग्जांपल है वैल्यू एडिशन का, कि ये वाले पेज अलग है, मैंने लिख के इसमें चिपका लिया, मुझे लग रहा था कोई चीज मिसिंग है। या दूसरी चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मुझे लगा कि कोई टॉपिक अच्छे से कवर नहीं है, तो ये सविंदर सिंह का बुक का है, तो मैंने उस चैप्टर को ही फाड़ के इधर चिपका लिया। और एक हम बुक पढ़ते हैं रूपा मेड सिंपल, रूपा मेड सिंपल की भी सॉइल वाले चैप्टर को मैंने यहाँ पे चिपका के, तो इस तरीके से नाउ आई हैव वन कॉपी। अब मेरे को यही पढ़नी है बायोजियोग्राफी में, और ये नोट्स तब बनाने चाहिए व्हेन यू हैव रेड द टॉपिक एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, क्योंकि अगर आप पहली बार बनाओगे तो आपको लगेगा कि हर चीज लिख ले दुनिया की, और नहीं बनाओगे तो आप नहीं लिख पाओगे। और ये मेरे जैसे नोट्स हैं फॉर थॉट, फॉर मॉडल्स एंड थॉट्स, इसमें भी वही प्रैक्टिस हुई है कि देखिए ये वैल्यू एडिशन कर लिया, ये ओरिजिनली जो नोट्स हैं ये नीतू सिंह के थे, आई रेड इट। उसके बाद मैं गया, there's a book in the market by the name of आरडी दीक्षित, मैंने उनकी किताब पढ़ी, उनसे थोड़े नोट्स बनाए, दो बार पढ़ने के बाद, और उसके बाद जब मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ और ऐड हो सकता है, तो मैंने ये वैल्यू एडिशन कर लिया, किताब फाड़ के, पेज फाड़ करके। इसमें भी मैंने वैसे ही किया जो टेक्निक हर बार यूज होती है, कि दिस इज एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडिशन, एंड दिस ये देखिए, ये आरडी दीक्षित की बुक थी, चैप्टर 9 द हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, तो मैंने उसके पेज को फाड़ के चिपका लिया। सो दिस इज माय टेक्निक ऑफ नोट मेकिंग। तो बाय द एंड ऑफ इट, अब मेरे पास एक कॉपी थी, इट लुक्स बल्की अ बिट, पर जब आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इट विल गिव यू वेरी गुड डिविडेंड्स। तो उसके बाद आपको आ जाएगा ज्योग्राफिकल थॉट। तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे थॉट, मॉडल्स, ये सब, तो मैंने उनको इस पे हर एक कॉपी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई बायोजियोग्राफी की, क्लाइमेटोलॉजी की, ऐसे ही मेरी एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी की है, वैसे ही एक सेटलमेंट ज्योग्राफी की है, वैसे ही एक मॉडल्स की एक दिस इज माय बंडल। तो अब जैसे हमारे मॉडल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे मार्क्स का मॉडल है, देन यू हैव मॉडल्स बाय क्रिस्टाला। तो मैंने क्या किया था कि मैंने मॉडल्स के लिए अलग कॉपी बना ली थी, हर एक मॉडल के लिए, हर एक मॉडल के लिए अलग नोट था। जैसे दिस इज ग्रोथ थ्योरीज, तो ये पूरा एक कंपाइलेशन मैंने बना लिया था, ऐसे इतना पतला था।
जिसमें पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब कुछ है, और मैंने बुक्स फाड़ फाड़ के चिपका ली थी। तो इसमें मार्क्स का थ्योरी है और माल्थूस का थ्योरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है। तो इस तरीके से फॉर एवरी, अगर मेरे पास और भी कुछ होगा तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, जैसे ये वाला है, ये जैसे इसी साल आया है क्वेश्चन इस पे, वेबर की थ्योरी, वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। तो अब जैसे वेबर की थ्योरी मैंने हैंड रिटन नोट से बनाई अजय राज सर के, फिर मुझे लगा कि नोट्स कंप्लीट नहीं है, तो मैंने ये के सिद्धार्थ की बुक को यहाँ पे चिपका लिया फाड़ करके। तो मुझे लगा कि और भी कुछ है, तो ये इसमें माजिद हुसैन के नोट से मैंने चिपका लिया है। तो मॉडल्स के लिए ऐसे, तो आई मेट, अब जैसे ये वाला मेरा एक पूरा बंडल है, दिस नथिंग इनकम्प्लीट हियर, तो ये पूरा ही कंप्लीट है, इसमें पूरा ही पूरा वेबर का है। इस साल क्वेश्चन भी आ गया था वेबर का, इसमें ही यूटिलिटी भी मैंने डाल रखी थी, एंड आई अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। तो इस तरीके से मतलब दिस वाज माय मेथड ऑफ मेकिंग नोट्स। सो बाय द एंड ऑफ इट आई वाज हैविंग नोट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो एवरीथिंग हो। मैंने हर किसी के नोट्स बनाए थे, फिर उनको बार बार रिवाइज करो और फिर टेस्ट लिखो। दिस इज द अल्टीमेट थिंग। मैंने बताया है, टेस्ट लिखे बिना मैं इनको 10-10 बार भी पढ़ लेता, मेरा सिलेक्शन नहीं होता। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे तब तक नहीं होगा। तो बहुत मैंने डिटेल में बता दिया, एंड आई थिंक यस यस यस, कोई नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आया इशार कि सर अप्रोच फॉर मैप टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसा होना चाहिए मैप के लिए? यस, मैप के लिए। मैप का ऐसा है कि यार हम इंडिया का मैप बना के हमारा काम नहीं चलेगा फॉर ऑप्शनल। अगर आपको इंडिया का मैप बनाना है, आप जीएस के पेपर्स में बनाओ, पर ऑप्शनल के पेपर्स में मैप के बिना काम नहीं चलता है, और ऑप्शनल के पेपर में इंडिया का मैप काम नहीं देगा। मतलब ठीक है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, पर अगर क्वेश्चन है मतलब तो आप रीजनल मैप बनाओ। अब जैसे मुझे याद है इस साल जो क्वेश्चन आया था ऑन पायरेसी, कि इंडियन ओशन में कुछ पायरेसी वाला था, कि मतलब सिक्योरिटी इश्यूज इन ओशन एरियाज। तो मैंने उसमें केवल साउथ एशिया का मैप बनाया था, मेरे पास है नहीं बना हुआ, पर मैंने केवल साउथ एशिया का मैप बनाया था, जिसमें मैंने आर्डन, गल्फ ऑफ आर्डन दिखा दिया था जहाँ पे पायरेसी होती है। फिर मैंने दिखा दिया था कि ये लक्षद्वीप आइलैंड है जहाँ पे यूएस इज ब्रीचिंग इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला अफेयर। तो उस तरीके से। और इंडियन ज्योग्राफी में जैसे क्वेश्चन आया था, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी, वैरायटीज एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कोल, तो उसमें मैंने हर स्टेट का डायग्राम बनाया था। जैसे मैंने बात की गोंडवाना कोल की, तो उसमें मैंने अलग सेपरेट डायग्राम बनाया था ऑफ जम्मू कश्मीर, ऑफ सेपरेट डायग्राम ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब जब आया लिग्नाइट कोल के ऊपर, तो मैंने लिग्नाइट नेवली दिखाने के लिए मैंने केवल तमिलनाडु का डायग्राम बनाया, उमरसर दिखाने के लिए मैंने सेपरेट गुजरात का डायग्राम बनाया। तो दिस इज द वे यू मेक योर राइट योर आंसर्स, बाय मेकिंग रीजनल डायग्राम्स। अब एक क्वेश्चन था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर, मैंने केवल इंडिया का डायग्राम नहीं बनाया और उसमें लिख दिया कि दिस इज दादरी, दिस इज जेएनपीटी, दोनों को कनेक्ट करने वाला इज मुंबई, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएमआईसी। मैंने केवल वेस्टर्न इंडिया का मैप बनाया विद बिट डिटेल, और मैंने दोनों शहरों को जोड़ा, उनके बीच में जो भी जंक्शन आते थे, एक आता है मारवाड़ जंक्शन, एक आता है पालानपुर, मैंने उन सबका जिक्र किया। तो इस तरीके से यू मेक योर आंसर बिट मोर मैच्योर, बिट मोर डिटेल। और देखो कोशिश कर, देखो हर क्वेश्चन में डायग्राम का स्कोप नहीं होता है। जैसे पंचायती राज वाला क्वेश्चन है, उसमें तुम इंडिया का मैप बना के बता रहे हो ये यहाँ पे पंचायतें हैं, दिस इज अ रिडंडेंट डायग्राम, दिस इज अ यूजलेस डायग्राम। उस क्वेश्चन में तुम्हारा फोकस होना चाहिए तुम क्या केस स्टडीज दे रहे हो, क्या डायग्राम दे रहे हो। मैंने एग्जांपल उसमें केस स्टडी दी थी बियरहाटी ग्राम पंचायत की, बैरतिंग लबिंग ग्राम पंचायत की, उसमें क्या क्या ऐसा मतलब एग्जाम्पल जनक काम हुआ है, आप वो देखो। तो इस तरीके से अचीव करते हैं। और जैसे इस साल आया था केन बेतवा रिवर के ऊपर आया था एक क्वेश्चन, तो उसमें आप केवल केन बेतवा वाला डायग्राम में, वो रिवर इंटरलिंकिंग वाला आया था, तो आप उसमें केवल केन बेतवा की केस स्टडी बना दो। तो उसमें मैंने दौधन डैम मार्क किया था, केवल वो मार्क किया था कि कहाँ पे केन रिवर मिलती है यमुना से, वो मिलती है बांदा में, एक शहर है यूपी में, और केन के बाद बेतवा मिलती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। उसके बाद वो केन पड़ती है आपके पन्ना टाइगर रिजर्व में, वहां पे कौन कौन से शहर हैं मैंने वो तक मार्क कर दिए थे। दिस इज हाउ यू जनरेट अ केस स्टडी। अब वहां पे इंडिया का डायग्राम बनाकर एक हिमालयन कंपोनेंट है, एक पेनिनसुलर कंपोनेंट है, और एक ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में बन रहा है, ऐसे नहीं, गिव अ डिटेल्ड डायग्राम ऑफ जस्ट वन रिवर इंटरलिंकिंग वाला प्रोजेक्ट। दैट इज अ बेटर अप्रोच टू योर ऑप्शनल। जीएस में आए तो आप इंडिया का डायग्राम बना दो, लिख दो दिस इज अ पेनिनसुलर एलिमेंट, दिस इज अ हिमालयन एलिमेंट, और उसमें 4-5 के मतलब ऐसे दो शहरों के बीच में लाइन खींच के ऐसे ऐसे डायग्राम बना दो कि इन दोनों शहरों के बीच में बन रही है, इन दोनों रिवर्स के बीच में बन रही है। बट इन योर ऑप्शनल ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ए स्पेसिफिक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जैसे मैंने केन बेतवा का किया। दैट विल मेक योर आंसर लुक मोर मैच्योर
and more geographical. Again, an answer to the question, लोग मेरे से पूछते हैं how to make your answer look more geographical. This is how you do it. यहाँ पे यशार्थ एक और क्वेश्चन है मुझे लगता है, लेकिन ये तो अब उनको क्लियर हो गया होगा। आप जो एग्जांपल देते हैं मतलब अपने आंसर्स में, वो करंट से होना चाहिए या स्टैटिक से होना चाहिए? मेरे हिसाब से यार डिपेंड करता है। मेरी समझ से अगर करंट से होगा तो इट लुक्स मोर, it shows you in better light, because then you know, then they know कि how you are able to connect what is happening around you with what is you are reading in your static. I'll give an example. जब आया था क्वेश्चन कि there are better practices to best practices, तो हमारा पेपर शायद 7th को था, 7 जनवरी को था, और 6 जनवरी को कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे थे। उस टाइम पे कजाक प्रोटेस्ट बड़े पॉपुलर हो गए थे। तो मैंने बेटर प्रैक्टिस में लिखा था कि हाउ, अब क्योंकि जो मिडिल ईस्ट, जो सेंट्रल एशिया वाली कंट्रीज है, दे आर सम काइंड ऑफ ए डेमोक्रेसी, मतलब थोड़ा सा डेमोक्रेसी है, पर उनमें एक ही रूलर का रूल रहता है। इट्स लाइक अ डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ ए डेमोक्रेसी, मैं तो ये कहता हूं। तो उनमें क्या था कि मैंने लिखा कि हाउ पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि इस बेस्ट प्रैक्टिस जो प्रेजेंट मॉडल है, देयर आर बेटर प्रैक्टिस जहां पे ओपन डेमोक्रेसी हो जाए आ जाए, पीपल आर प्रोटेस्टिंग फॉर इट। तो मैंने कजाकिस्तान प्रोटेस्ट का एग्जांपल दिया, जो कि एक दिन पहले की बात है। पर ऐसा नहीं है कि हर जगह केवल करंट एग्जांपल जाएंगे, थोड़े से आप स्टैटिक एग्जांपल भी डाल सकते हो, देन इट विल वर्क। पर मोर और लेस ट्राई टू व्हाट कंटेक्चुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग। तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो आंसर दिखेंगे ना, इट लुक्स वेरी मैच्योर। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। इस साल एक क्वेश्चन आया था पेपर 2 में, आई हैव 119 इन जनरल स्टडीज पेपर 2। एग्जांपल की वजह से आया हूं, मैंने सब करंट एग्जांपल्स ही दिए हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि एनालाइज द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे कुछ था कि हाउ हैव दे परफॉर्म्ड ओवर द इयर्स। तो मैंने उसमें, आपको याद होगा उसी टाइम पर ही पुष्पक जैन या पुष्प जैन नाम के लोगों पे रेड पड़ रही थी इन कन्नौज, एंड वन ऑफ द पर्संस, अब कंफ्यूजन हो गया है नाम पे क्योंकि उस समय बहुत पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी। तो उनमें से वन ऑफ द पर्सन was an MLC also at that point of time. तो मैंने एग्जांपल दिया हाउ सच पीपल जिनके ऊपर रेड पड़ रही है, दे आर मेंबर्स ऑफ MLC. Yes. So this is how you contextualize what is happening around you in terms of what you read in newspaper, in terms of the question that you see. उसी टाइम पर ही एक JPC के ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही थी कि JPC को काम नहीं मिल रहा है, JPC अपॉइंट नहीं की जाती हैं, ये JPC का काम किसी स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया जा रहा है। तो मैंने जो पार्लियामेंट्री कमेटी वाला क्वेश्चन आया था उसमें आई कोटेड ये चीज कि इसका काम इसको नहीं मिल रहा है। तो दिस इज हाउ, मतलब इस तरीके से आप रीसेंट एग्जांपल दे सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था कि वो क्या था, वो कि मतलब डायमेंशंस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल पेट्रोलियम रिजर्व्स इन इंडिया। तो मैंने उसमें नॉर्थ स्ट्रीम पेट्रोलियम पाइपलाइन का एग्जांपल दिया था कि मतलब बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन जर्मनी एंड रशिया आर डिफरेंट, हैव डिफरेंट डायनामिक्स एज कंपेयर टू रशिया एंड द रेस्ट ऑफ द वेस्ट। तो उससे जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखिए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन अभी भी थी कंट्रोवर्सी में बिकॉज ऑफ दिस रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो इन सब चीजों से जो करंट में होता है आप लिख दो। और देखो आपको करंट एग्जांपल ज्यादा अच्छे से आएंगे कि आप अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, सिंस आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे, आई हैड इनफ एग्जांपल्स टू जनरेट फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो मैंने इस तरीके से